Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start the newspaper analysis for today. सबसे पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया गया है। लगभग 1 साल हो चुका था प्रेसिडेंट रूल लागू हुए मणिपुर में एंड नाउ इट हैज बीन रिवोक्ड। तो अब इसके रिगार्डिंग ये तो मैटर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये डिस्कस करेंगे। साथ में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसका एक क्विक रिविजन हम साथ में कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है प्रेसिडेंट रूल्स एंड्स इन मणिपुर। तो व्हाट वाज द इशू since 2023? The ethnic conflict between the कुकीजो कम्युनिटी, मेती कम्युनिटी, ये चलता ही जा रहा था एंड फाइनली 2025 में जो गवर्नमेंट थी मणिपुर में, जो सीएम थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड देन प्रेसिडेंट का रूल यहाँ पर लागू होता है। अब यहाँ पर 2026 में फाइनली क्या हो गया है कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको रिवोक करके नई जो गवर्नमेंट है वो बन चुकी है। बट स्टिल जो यहाँ पर कुकीजो कम्युनिटी की जो काउंसिल है उन्होंने इस सरकार का बनना वेलकम नहीं किया है एंड दे आर वांटिंग, दे वांट कि इसमें हम इस सरकार को ना बनने दें, क्योंकि अभी जो मेन इशू थे जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रेसिडेंट रूल लगा था या जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ, जो पीस इज प्रायोरिटी एंड वो चाहते हैं, जो अभी लीडर बने हैं, कि वो चाहते हैं वो पीपल को रीच आउट करेंगे और इंक्लूसिविटी, सारी की सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूडेड फील करवाएं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी की कम्युनिटी है, कुकीज एमएलएज जो है, उनको वार्न किया गया है कि ये गवर्नमेंट को ज्वाइन ना करे। कुकी ग्रुप्स कॉलिंग फॉर ए सेपरेट टेरिटरी, वो चाहते हैं कि हमें एक अलग से टेरिटरी ही दी जाए, चाहे वो यूनियन टेरिटरी दी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दिया जाए, बट वी डू नॉट वेलकम दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट हियर। ये अभी भी चल रहा है, लेकिन येस, प्रेसिडेंट रूल डेफिनेटली रिवोक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुर वॉज अंडर प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम 13 February 2025 to early 2026 फॉलोइंग द प्रोलॉन्ग्ड एथनिक वायलेंस बिटवीन मेती एंड कुकीजो कम्युनिटीज। यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो नई गवर्नमेंट बनाई है इसमें जो चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो इन दोनों कम्युनिटीज से ही लिए गए हैं एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, एक बैलेंसिंग पॉलिटिकल जो आपका देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ योर। लेकिन उसकी वजह से जो एथनिक क्लैशेस हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। चलिए, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आर्टिकल नंबर ही पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल 356 क्या कहता है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड जब जब गवर्नर, किसी भी स्टेट का गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट करें या उसके अकॉर्डिंग कैरी ऑन करें अपनी जो गवर्नेंस है। सो अगर हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं, ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, तो गवर्नर एक ऐसी रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को, ऑन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। जो गवर्नेंस है स्टेट की वो अकॉर्डेंस में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, एंड यहाँ पर फिर प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो, अगर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इसकी वजह से इमीडिएटली क्या एक्शन लिया जाता है? अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसकी वजह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, वो तो तभी के तभी डिसमिस हो जाएगी। साथ में गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आ जाएंगे एंड स्टेट असेंबली जो है या तो वो सस्पेंडेड रहेगी या उसको डिसॉल्व किया जाएगा। इसके ऊपर भी कंडीशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे, राइट। लेकिन पार्लियामेंट अज्यूम करेगा लेजिस्लेटिव पावर कि अगर आपने जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसको रिवोक कर दिया है या उसको डिसॉल्व कर दिया है, तो उसकी वजह से अब जो पावर है लेजिस्लेशन की वो पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। ड्यूरेशन कितना रहेगा कि इसको इनिशियल पीरियड 6 महीने तक लगाया जाता है, लेकिन इसको मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। मैक्सिमम अगर आपको 3 साल तक लगाना है तो 1 साल बाद जब आप इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हो, फिर से इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की जो है मंजूरी चाहिए होगी। साथ में 1 साल के बाद तभी ये कंटिन्यू होगा जब 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी। नंबर 1, जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जो स्टेट में कंडीशंस हैं वहां पर इलेक्शंस अभी कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, या फिर नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लागू हो रखी है। इन 2 कंडीशन में फिर से क्या होगा कि जो आपका
स्टेट इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी तो हम नहीं यूज करते वर्ड, जो प्रेसिडेंट रूल है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग एसआर बोमाई केस ऑफ 1994 यहाँ पर लागू रहता है। इसमें मतलब इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसेबल, कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, नॉन जस्टिसेबल नहीं है। देन आर्टिकल 356, ये इस केस के अकॉर्डिंग ही ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो आर्टिकल 356 है ये एग्जेम्पशन नहीं है, एक्सेप्शन है, ये कोई रूल नहीं है कि ये होना ही होना चाहिए। अगर कोई भी और कंडीशन से हम वहां पर गवर्नेंस को ठीक नहीं कर सकते तो एक्सेप्शनली जो सिचुएशंस होती हैं, अगर कोई एथनिक क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ही आप इसको प्रेसिडेंट रूल को लागू करेंगे। कोई रूल नहीं है कि लागू कर देना है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। असेंबली शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यस, की जो असेंबली है हमने देखा कि उसके क्या इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या तो उसको डिसॉल्व किया जाएगा या उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि असेंबली सिर्फ सस्पेंड हो सकती है, डिसॉल्व तब तक नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं कर दिया विद इन दी 2 मंथ्स। फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी इस केस के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला था। रेवोकेशन के लिए क्या जरूरी है? कुछ नहीं जरूरी है, यहाँ पर डायरेक्टली इसको रिवोक कर सकते हैं, कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो मणिपुर का जो केस है, इट इलस्ट्रेट्स दैट आर्टिकल 356 कैन रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग गवर्नेंस को थोड़े टाइम के लिए रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बाय इटसेल्फ गारंटी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड सोशल रिकंसिलेशन, की जिस वजह से क्लैशेस हुए थे यहाँ पर स्टेट में, उनको दोबारा से रिकंसिलेशन नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि जस्ट बिकॉज आपने प्रेसिडेंट रूल हटा दिया है तो अपने आप ही जो सोशल स्टेबिलिटी है वो आ गई है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग है, वो भी सबको एक्सेप्टेंस में आ जाएगी। ये सोशल एक्सेप्टेंस इज नॉट इन ड्राइव्ड इन दिस, इट इज नॉट इनहिबिटेड इन इट, राइट। ये हमेशा यहाँ पर एक प्रोलॉन्ग्ड मेथड से, एक प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट से ही हम इसको इंश्योर कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। ये आर्टिकल आपके लिए GS1 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, सेपरेट सेंसस एंट्री। मुद्दा क्या है? जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, अब वो क्या हैं, कैसे आई हैं, कैसे नहीं है, अब हम देखेंगे उसको। लेकिन सबसे पहले मुद्दा क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है डीनोटिफाइड ट्राइब्स आर वांटिंग कि जो अब सेंसस होने वाला है 2027 में, जिसका रिजल्ट आने वाला है, 2026 में तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 2027 में जो सेंसस निकलने वाला है, वी नीड अ सेपरेट कॉलम, सेपरेट कैटेगरी इन दैट पार्ट। हमें किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं डाला जाए, बिकॉज अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, कुछ को शेड्यूल्ड कास्ट में डाला हुआ है, कुछ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डाला हुआ है, और कुछ को ओबीसीज में डाला हुआ है, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको किसी कैटेगरी में इंक्लूड करा ही नहीं गया है बिकॉज उनके ऊपर डेटा बहुत कम है। या कई बार ऐसा होता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी जो प्री रिक्वेस्ट जो कंडीशंस हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होती हैं, जिसको ये लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो वेलफेयर मेजर्स हैं इनके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, और ये डोमिनेंट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स की वजह से जो वेलफेयर का फायदा है वो उठा नहीं पाते हैं, और इनकी डेवलपमेंट अब यहाँ पर लैग कर रही है बहुत ज्यादा। तो जो लीडर्स है डीनोटिफाइड ट्राइब्स के, वो यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं दैट वी वांट अ सेपरेट कॉलम। क्यों? सेपरेट कॉलम से क्या हो जाएगा? अगर सेपरेट कॉलम है तो उनके लिए सेपरेट डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, सेपरेट डेटा होगा, तो उसकी वजह से हम उनके लिए वेलफेयर मेजर्स ले पाएंगे, वेलफेयर मेजर्स ले पाएंगे, उनके लिए बजट एलोकेशंस डाल पाएंगे, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगी। नहीं तो जैसे अभी तक वो लोग गुम रहे हैं, ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी वो गुम ही रहेंगे। गुम रहने से मतलब क्या है? मिसक्लासिफाइड रहेंगे, और उनकी जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो यहाँ पर हम नहीं उठा पाएंगे, राइट। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आर डिमांडिंग व्हाट दे वांट, सेपरेट कॉलम, सेपरेट कोड चाहिए जो अब सेंसस होने वाला है, जिसको हम कास्ट सेंसस बोल रहे हैं, राइट। 1931 के बाद अब ये पहला, इंडिपेंडेंस में तो सबसे पहला, और इससे पहले कब हुआ था? 1931 का हुआ था कास्ट सेंसस। कास्ट इसमें डिटरमाइन करी जाएंगे, दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग कि अगर सब कास्ट को आप इंक्लूड कर रहे हो, सभी कास्ट को इंक्लूड कर रहे हो, सो वी शुड ऑल्सो गेट अ सेपरेट कॉलम, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन थ्रू अ सेपरेट शेड्यूल, कि जैसे अपने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया हुआ है सेपरेट शेड्यूल, जो बिल्कुल डायरेक्टली इनके साथ लिंक करता है शेड्यूल 5th एंड शेड्यूल 6th, तो अगर ऐसा ही शेड्यूल उन कैटेगरीज के लिए है तो हमें भी एक सेपरेट शेड्यूल दिया जाना चाहिए। एंड यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन विद इन दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सारी डिनोटिफाइड ट्राइब्स को एक ही लेवल पर डाल दिया है। कुछ डिनोटिफाइड ट्राइब्स अगर इस लेवल पर है तो कुछ डिनोटिफाइड ट्राइब्स इनसे भी कम लेवल पर हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेडेड जो आपका मिस क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलता है, ग्रेडेड यहाँ पर लैक देखने को मिलती है, बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, राइट। ऑरिजिन कहाँ हुआ था इस स्टिग्मा का, तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। मेजरली यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, तो ये डिनोटिफ जो अब तो हम डिनोटिफाइड बोल रहे हैं, तो कुछ कुछ ना कुछ तो नोटिफाइड हुआ होगा, देन ओनली वी आर सेइंग दिस इज डिनोटिफाइड। तो नोटिफाइड कब हुई थी, ये 1871 में हुई थी, एंड फिर फाइनली इसको दोबारा से अमेंड किया गया था 1924 बिफोर इंडिपेंडेंस। मेजर मुद्दा क्या था कि जो ये ट्राइब्स थी ये कहाँ पर रहती थी, मेजरली फॉरेस्ट में रहती थी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी, राइट, एंड दे वर जनरली नोमैडिक ट्राइब्स। तो यहाँ पर इनको गवर्न करने के लिए और जो ये विद्रोह करते थे, जो सरकार है उनके साथ, ट्राइबल जो हमने रिवोल्ट्स देखे हैं बहुत सारे, तो उनके अगेंस्ट जब ये रिबेलियन करते थे, इनको रिवोल्ट देखने को मिलता था, तो दे वांटेड कि जो ये ट्राइब्स हैं ये यहाँ से फॉरेस्ट से हट जाएं एंड दे कुड एक्सप्लॉइट दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, राइट। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया, एक नोटिफिकेशन में जारी कर दिया, इनको लेबल कर दिया कि ये क्रिमिनल्स हैं। वाई, जब इनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो इनका लाइवलीहुड तो खत्म हो गया, अब फिर वो दोबारा से जंगल में आएंगे, दोबारा से अपने लाइवलीहुड को जिएंगे किसी ना किसी तरीके से, और फिर वो कह देते थे कि ये लॉ को, कानून को ब्रेक करने के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और इसलिए ये क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए इनका, इनके ऊपर चौबीसों घंटे सर्विलेंस होना चाहिए, इनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इनकी मूवमेंट पे, और इनको फोर्सफुली कहीं पर सेटल करवाया जाना चाहिए। इनकी पूरी लाइवलीहुड पर ही बात आ गई थी। तो दिस वाज नॉट अबाउट क्राइम, ये बोला जाता है कि क्राइम के बारे में था ही नहीं, इट वाज अबाउट द क्रशिंग रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल अथॉरिटी। वो रेजिस्ट कर रहे थे कॉलोनियल अथॉरिटी को, फॉर दैट इट वाज देयर, एंड कंट्रोलिंग द मोबाइल पॉपुलेशन, क्योंकि इनको गवर्न करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इनके जो लीडर्स हैं उन्होंने आवाज उठाई और इनको फिर डी नोटिफाई किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, डी नोटिफाई किया इंडिपेंडेंट इंडिया में 1952 में। इनकी जो नोटिफिकेशन थी उसको डी नोटिफाई कर दिया, लेकिन ये डी नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कागजी रही, सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पर रही। इन रियल सेंस सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली, और जो ये लेबल है ये नहीं हटा, सोशल स्टिग्मा यूं का यूं ही रहा है। और जो पुलिस की प्रैक्टिसेस है, पुलिस का जो शक है, पुलिस की जो कानूनी कार्यवाही होती है, उस पर भी यहाँ पर ऑफन कॉन्टिन्यूड अंडर दी हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, ये तो ऑफेंडर्स होते ही हैं, तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर एक्शंस लेने शुरू करे। तो नो डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी नहीं दी। बाकी जितनी भी SC ST कम्युनिटीज हैं, OBC कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर तो है सारे, उनके ऊपर तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट के लिए 341 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 342 है, लेकिन इनके लिए ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल नहीं दिया गया। इसकी वजह से हो क्या रहा है, सम DNTs शेड्यूल, जो मैंने डिस्कस किया शुरुआत में, हमने जब ये आर्टिकल शुरू किया, कुछ को शेड्यूल कास्ट में रख दिया, कुछ को शेड्यूल ट्राइब्स में रख दिया, कुछ को OBCs में रख दिया, कुछ को किसी कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया। तो इसकी वजह से क्या है, देवर क्राउडेड आउट बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स। तो जो क्राउडिंग आउट मतलब क्या है कि जहां पर इनको बेनिफिट, उस भीड़ में बेनिफिट मिल सकता था, वहां से जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो डोमिनेट करके चले गए और ये क्राउड आउट हो गए, ये बाहर निकल गए उस बेनिफिट के मेथड में। एंड इसकी वजह से कई बार तो क्या, स्ट्रिंजेंट जो क्राइटेरिया रखे गए हैं शेड्यूल ट्राइब हम इस बेसिस पर ही बनाएंगे, तो वो क्राइटेरिया भी कभी कभी ये मीट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं आ रहे, एंड दैट इज वाई लीडर्स कॉल पॉलिटिकल मिसक्लासिफिकेशन, की इसको इनको मिसक्लासिफाई किया हुआ है। ना ये शेड्यूल कास्ट में अपने आप को मानते, ना ये शेड्यूल ट्राइब में मानते कि हमारा तो बेनिफिट कहीं पर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देन वाई सेंसस डेटा मैटर्स, ये हमने बात कर ली ऑलरेडी कि जब अगर सेंसस आएगा तो डेटा होगा हमारे पास, डेटा होने की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी इनके लिए अलग से डिसाइड करी जा सकती है, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। देन टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स आ सकती हैं, बजट एलोकेशन है, पॉलिसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये मर्ज इनविजिबली इनटू लार्जर कैटेगरीज, दोबारा से उन्हीं कैटेगरीज में मर्ज होके रह जाएंगे, राइट।
तो सेपरेट शेड्यूल भी, सिर्फ और सिर्फ सेपरेट शेड्यूल से भी काम नहीं चलेगा, दे वांट इंटरनल सब क्लासिफिकेशन, जो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है इन दी एग्जाम्स, सॉरी इन दी क्लासेस, जब हम बात करते हैं कि जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स ने अब की बार ये अपनाया है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी रिजर्वेशन करी जानी चाहिए, कि कुछ शेड्यूल कास्ट ऐसी हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ ऐसी हैं जो कम डेवलप्ड हैं, तो उनके अंदर जो 21%, 24% जितना भी रिजर्वेशन स्टेट वाइज वो दे रहे हैं, तो उसमें भी एबीसी कैटेगरी बनानी है कि इतनी पॉपुलेशन को इतनी रिजर्वेशन मिलेगी, इतनी सीट्स मिलेंगी, एंड बाकी को रेस्ट ऑफ दी सीट्स मिलेंगी। तो यही चीज ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी है तो हमें मर्ज ना कर दिया जाए, हमें ग्रेडेड जो बैकवर्डनेस है उसके अकॉर्डिंग ही अलग से कैटेगरी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जैसे सीड स्कीम है, जैसे स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डिनोटिफाइड ट्राइब्स, सीड स्कीम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ही माइनर स्केल पर काम कर रही है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पा रहे, और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर वो डीएनटी सर्टिफिकेट्स ही नहीं दे रहे हैं ऐसे ट्राइब्स को। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इनके जो इश्यूज है अनएड्रेस्ड रह जाते हैं, राइट। नो मैटर वेयर टू गो, वेयर वी गो, ये लीडर्स कह रहे हैं, कोर्ट्स में जाएं, गवर्नमेंट्स में जाएं, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में जाएं, हमें क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि हमारे नंबर्स क्या हैं, कि कितना नंबर है तुम्हारा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, चाहे अब हम इसको माने चाहे नहीं माने, यहाँ पर नंबर का खेल तो देखो है ही, राइट। तो कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो हमसे डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें खुद ही नहीं पता है हमारा डेटा कितना है। सो दैट इज वाई दे वांट कि अगर हमारा सेंसस है, अगर कास्ट सेंसस हो रहा है, तो हमें भी अलग से कॉलम डेफिनेटली दिया जाना चाहिए, राइट। आइए आगे चलते हैं। अब लास्ट आर्टिकल है ये आज की वीडियो का हमारा। तो बजट गिव्स ₹20,000 टू व्हाट, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, राइट। वाई इंडिया नीड्स कार्बन कैप्चर सॉल्यूशंस, चैलेंजेस इट फेसेस। तो ये GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें आके डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दे रहा है कि यहाँ पर फ्रॉम ओनली रिड्यूसिंग एमिशन, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए CCUS क्या है, इसमें स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे। CCUS क्या होता है, कार्बन को कैप्चर करना, जो कार्बन एमिशन हो रहा है, वी ऑल नो कि कार्बन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन इज अ मेजर मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना। तो अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है उसको क्या करते हैं, या तो देखो एमिशन ही हम जीरो करें या नेट जीरो एमिशन करें, उसके लिए कोशिश करी जानी चाहिए। लेकिन कुछ हैवी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको, या तो अगर आप उनको बंद करोगे तो आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, अगर आप उनको बंद नहीं करोगे तो आपका कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इन दोनों को साथ में रखने के लिए एक नया प्राग्मेटिक पाथवे हम बोल सकते हैं लेके आए हैं इन द फॉर्म ऑफ CCUS। ये अभी की नहीं है, बहुत समय से ये बातचीत चल रही है, लेकिन अब इंडिया ने इसके अंदर स्पेसिफिकली बजट में मेंशन किया है और उसको एक बजट एलोकेशन दिया है। तो इट शोज कि हम कितने सीरियस हैं अपने जो गोल है नेट जीरो बाई 2070 वो अचीव करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, वी अग्री, बट उनको बंद नहीं किया जा सकता बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू बी डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पर स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, केमिकल्स ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां से कार्बन अगर एमिट हो रहा है तो होने दे सकते हैं, लेकिन उस कार्बन को हम कैप्चर कर लें, या हम उसको कैप्चर करके यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके, या उस कैप्चर्ड कार्बन को हम स्टोर कर सकते हैं एक्वीफर्स में, या स्टोरेज, या रॉक्स में, बेसाल्टिक रॉक्स में, है ना। हम ये डीप एक्वीफर्स, जो सेलाइन एक्वीफर्स हैं, वहां पर जाके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली एम क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, राइट। हमें 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम जाना है और 1.5 से भी इनफैक्ट हमें कम जाना चाहिए अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो एनीवे होने वाला है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने वाला है, और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हम ऑलरेडी देखने को हमें मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द हीट वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ द कोल्ड वेव्स, है ना। स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ऑल दीज आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ओनली, क्योंकि जो डिजास्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मेजर एम क्या है, कार्बन को कम करना है, एनवायरमेंट में से उसको वापस छीन लेना है हमने।
द मूव अलाइंस विद द इंडियाज नेट जीरो टारगेट 2070 का जो हमारा टारगेट है उसके साथ, एंड ईयू का, यूरोपियन यूनियन का सीबीएम। अब ये सीबीएम को बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। दिस इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वहां पर ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि जो भी कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एडिड टैक्स लगाती हैं। लेकिन अब इसकी वजह से इंडस्ट्रीज ने क्या करना शुरू किया कि ईयू की कंट्रीज में ना होके बाहर की कंट्रीज में वो अपने प्लांट्स लगाते हैं, और जो वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं फिर वो ड्यूटी से बच जाते हैं। तो यहाँ पर ईयू ने एक ये नया सीबीएम लगाया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, की जो भी effective from 2026 that places a carbon price on the certain carbon intensive goods, कि ऐसा गुड जिसको बनने में कार्बन ज्यादा यूज हुआ है उसके ऊपर एडिड टैक्स लगेगा, एडिड ड्यूटी लगेगी अगर वो ईयू में इंपोर्ट होता है तो इट्स एंश्योर्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स फेस सिमिलर कार्बन कॉस्ट एज डोमेस्टिक ईयू गुड्स, कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, कार्बन टैक्स। तो इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक मार्केट को हार्म पहुंच रहा है। सो दैट इज वाई ईयू ने ये कर लिया है। तो इसको भी हम फिर क्या है, अब हमारी डील भी मदर ऑफ द ऑल डील ये साइन हो ही चुकी है हमारी ईयू के साथ, तो अब हम इसके साथ भी अलाइन कर पाएंगे हमारे बजट एलोकेशन की वजह से। तो व्हाट इज सीसीयूएस, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज होता है। कार्बन इज कैप्चर्ड एट द सोर्स, जहां से वो कैप्चर रिलीज हो रहा है उसी से हम उसको कैप्चर कर लेंगे। कैसे कैसे, पोस्ट कंबशन, कंबशन के बाद अगर जो रिलीज हो रहा है वहां पर, प्री कंबशन एंड ऑक्सी फ्यूल कंबशन, इन सब में हम इसको पहले ही कैप्चर कर लेंगे। यूटिलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, दूसरे केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूल्स बना सकते हैं, एंड साथ में बिल्डिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है एप्लीकेशन बेस्ड, कि यहाँ पर हम इसको रोड बनाने में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ईंटें बनाने में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरीके के क्वेश्चन फ्लाई ऐश पे भी कई बार पूछा गया है। तो ये यूटिलाइजेशन यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं कि ये यूटिलाइजेशन आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। यूज्ड इन एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में हो सकता है, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स में हो सकता है। स्टोरेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जो ऑयल गैस रिजर्व्स हैं जहाँ पे ऑयल गैस अब नहीं है वहां पर उसको स्टोर करके आ सकते हैं। सलाइन एक्विफर्स में स्टोर कर सकते हैं। बेसाल्ट फॉर्मेशन, दैट इज रॉक्स, रॉक्स में जो क्रैक्स होती है रॉक्स के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या है, मेजरली प्रिवेंट CO2 फ्रॉम एंटरिंग द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में हमें उसको जाने ही नहीं देना है। तो ग्लोबली सीसीयूएस टेक्नोलॉजी हैज एग्जिस्टेड फॉर डेकेड्स, ये कभी से ही है, बहुत सालों से है, लेकिन इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो कम रहा है। क्यों रहा है कम, क्योंकि ये जो सीसीयूएस है इसको कैप्चर करना, यूज करना, कन्वर्ट करना, स्टोरेज करना, इट इज नॉट वेरी वेरी सस्ता, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, राइट। तो हाई कॉस्ट है, सेफ्टी कंसर्न्स है, स्टोरेज रिस्क है। करंट स्टेटस फिलहाल क्या है, 45 कमर्शियल सीसीयूएस फैसिलिटीज हैं ग्लोबली। अगर हम बात करें 50 मिलियन टन जो CO2 है उसको हम कैप्चर करते हैं। आपको लगेगा तो बहुत ज्यादा है, और ये एनुअली कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं आपको तो ये 0.5% भी नहीं है ग्लोबल एमिशंस का, जिस इससे भी 0.5% भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 40 बिलियन टन रिलीज हो रही है ग्लोबली, और हम कैप्चर कितना कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं सिर्फ 50 मिलियन। तो ये 0.5% से भी कम है, राइट। तो यहाँ पे आईपीसीसी का और आईईए का प्रोजेक्शंस जो हम देखते हैं, नेट जीरो बाय 2050 इज इम्पॉसिबल विदाउट लार्ज स्केल सीसीयूएस, अंटिल अनलेस आप बहुत लार्ज स्केल पर सीसीयूएस फैसिलिटीज बनाओगे, तब तक, अगर नहीं बना रहे हो तब तक आपसे इम्पॉसिबल है कि 2050 तक आप नेट जीरो तक पहुंच भी पाओ। सीसीयूएस इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। अब तक ये लग रहा था कि तो हवाई बातें हैं, ये तो बहुत ही ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, ये तो आप एनवायरमेंट बहुत वोक हो तो ही आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सीसीयूएस ऑप्शनल नहीं है, अब ये मैंडेटरी होता गया है जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये क्रिटिकल इंडिया के लिए क्यों है, सबसे पहली बात तो वही, हमें 2070 का नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। इंडियाज एमिशन विल इंक्रीज इन दी शॉर्ट मीडियम, क्योंकि शॉर्ट मीडियम टर्म जो हम बता रहे हैं, मतलब अभी बहुत जल्दी ही जो जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, इंडिया भी कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट ज्यादा करने वाला है। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ना रुके, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये जो एमिशंस हैं ये बढ़ रहे हैं तो इसको हम कंट्रोल कर ले, ताकि हमारा नेट जीरो वाला भी टारगेट अचीव हो जाए और हम डेवलप्ड कंट्री भी बन जाए। मैनी इंडस्ट्रीज एमिट CO2 इंट्रिंसिकली, नॉट जस्ट फ्रॉम फ्यूल बर्निंग। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री में जब हम कैल्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वाइल कैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होता है। स्टील में भी केमिकल
प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, जब तक हम आयरन ओर, जब अगर हमें आयरन ओर से आयरन निकालना है, मेटल बनाना है, आयरन ओर आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ओर से अगर हमें आयरन निकालना है, मेटल निकालना है, तो उसको करने में केमिकल रिडक्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोक चाहिए, COKE, दैट इज द कार्बन, राइट। तो उसमें भी बहुत कार्बन यूज होता है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। और सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को ही अगर आप रोक दोगे, उसको कम करोगे, तो हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप योर इकोनॉमी, है ना। तो दोनों ही चीजें आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी अलोन कैन नॉट डीकार्बनाइज दी सेक्टर। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से काम नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कैल्सिफिकेशन में कार्बन चाहिए, यहाँ पर रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन में कार्बन चाहिए। तो वी नीड carbon for that, and therefore CCUS is the only viable decarbonization pathway। कि अब अगर आप नहीं कम कर पा रहे, जहां पर आपको गर्म जैसे आपको हीटिंग मेथड चाहिए, जहां पे आपके थर्मल कोल पावर प्लांट्स है ना, तो वहां पर तो ठीक है, आप रिन्यूएबल एनर्जी को इतना ही कर दो, न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर लो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन जहां पर केमिकल प्रोसेसेस में ही कार्बन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वहां पे आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज ही नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई CCUS इज वेरी वेरी इंपेरेटिव फॉर द इंडियन डेवलपमेंट। देन इंडियाज करंट CCUS स्टेटस क्या है? बहुत सारे प्रोजेक्ट, रिसर्चेज, एक्सीलेंस सेंटर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाना इनसे। जैसे टाटा स्टील है, डालमिया सीमेंट है, NTPC, ONGC, ये काम कर रहे हैं इस पे। और इकोसिस्टम में एक्सीलेंस जैसे IIT बॉम्बे है, JNCSR बेंगलुरु है ना, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, उसने भी ये ऐसा रोड मैप निकाला है 2030 तक कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा गैप है वो है कि जो टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारे पास प्रोजेक्ट और रिसर्च से चल रहा है, एक्सीलेंस सेंटर है, लेकिन वो सिर्फ लैब और पायलट स्केल पर है, उसको अभी हम इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फील्ड टेस्टिंग नहीं है, जो स्केल है जिस हिसाब से हम टेस्ट कर सकते हैं वो नहीं है, कमर्शियल वाइबिलिटी मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी अभी हमारे पास नहीं है, राइट। लेकिन अब बजट एलोकेशन हो गया है, तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट पुश, बजट से क्या होगा कि हम जो लैब रेडीनेस से है, हम किस पे जा सकते हैं? कमर्शियल रेडीनेस। अभी मैंने बताया कि पैसे की कमी है, तो पैसे अगर आ गए, बजट एलोकेट कर दिया अलग से, तो हम इसको कर पाएंगे अचीव, कैप्चर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको हम अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। अब रिड्यूस क्या करना है? कॉस्ट पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, की 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में जो पैसा लग रहा था, उसको रिड्यूस करने की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पैसा तो फिर भी लगना है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजीज ऐसी हमें डेवलप करनी है रिसर्च मेथड्स के थ्रू, ताकि वो कम हो सके। टेक्नोलॉजिकल रिस्क फॉर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे कम करना है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को क्राउड इन करा जा सके, क्राउड आउट ना कर दें हम। देन दीज आर दी चैलेंजेस। गवर्नेंस में चैलेंजेस आ सकते हैं, एब्सेंस ऑफ क्लियर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, कि अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग जो वैल्यूज है वो नहीं, लॉज हैं वो नहीं है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, एनर्जी इंटेंसिव कैप्चर नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज सेफ्टी नहीं है, मॉनिटरिंग लीकेज रिस्क के बारे में नहीं बात करी गई है, इकोनॉमिक के तौर पे देखें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, अनसर्टेन रिटर्न्स है, एंड कार्बन प्राइसिंग और इंसेंटिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल की मार्केट में। So these were all the articles that were important from today's current affairs. Kindly go through the PPT or the PDF that will be shared in your Telegram link, Telegram channel. So thank you and have a nice day.